कहानी तिकोनी डायरी भाग 2 कहानी के बाकी भाग पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैं मन मारकर रह जाता हूँ। गुस्से को चाय की आखिरी घूंट के साथ पी कर थूक देता हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन पर मनुष्य का वश नहीं रहता, लेकिन मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि निहारिका को नागेश के आधिकारिक बर्ताव पर कोई खेद या गुस्सा नहीं आता था। निहारिका कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करती थी कि उनकी ज्यादतियों की वजह से वह परेशान या क्षुब्ध थी। वह सदैव प्रसन्नचित रहती थी। कभी कभी बस नागेश के सिगरेट पीने पर विरोध प्रकट करती थी। उसने बताया था कि उसके कहने पर ही नागेश ने तब अपने कमरे में सिगरेट पीनी बंद कर दी जब वो उनके कमरे में काम कर रही होती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि घड़ी घड़ी भर बाद नागेश मेरे कमरे में आएं और बार बार बुलाकर निहारिका को ले जाएं। इससे मेरे काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर मैं चाहता था कि निहारिका जब तक ऑफिस में रहे मेरी नजरों के सामने रहे। निहारिका की डायरी। मैं अजीब कश्मकश में हूँ। कई दिनों से मैं दुविधा के बीच हिचकोले खा रही हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता अपनाऊं। मैं दो पुरुषों के प्यार के बीच फंस गई हूँ। इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी है। मैं बहुत जल्दी पुरुषों के साथ घुल मिल जाती हूँ। अपनी अंतरंग बातों और भावनाओं का आदान प्रदान कर लेती हूँ। उसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। हर चलता फिरता व्यक्ति मेरे पीछे पड़ जाता है। वह समझता है कि मैं एक ऐसी चिड़िया हूँ जो आसानी से उनके प्रेमजाल में फंस जाऊंगी। इस दफ्तर में आए हुए मुझे 1 महीना ही हुआ और 2 व्यक्ति मेरे प्रेम में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अपने शासकीय अधिकार से मुझे प्रभावित करने में लगा है। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं उसके प्रभुत्व में आ जाऊं। दूसरा सौम्य और शिष्ट है। वह गुणी और विद्वान है, कवि और लेखक है। उसकी बातों में विलक्षणता और विद्वत्ता का समावेश होता है। वो मुझे प्रभावित करने के लिए ऐसी बातें नहीं करता है। पहला जहां अपने कर्मों का गुणगान करता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और यह जताने का प्रयत्न करता है कि वह बहुत बड़ा अधिकारी है। उसके अंतर्गत काम करने वालों का भविष्य उसके हाथ में है। वो जिसे चाहे बना सकता है और जिसे चाहे पल में बिगाड़ दे। अपने अधिकारों से वह सम्मान पाने की लालसा करता है। वहीं दूसरी ओर अनुराग अपने व्यक्तित्व से मुझे प्रभावित कर चुका है। नागेश से मुझे भय लगता है, अतः उसकी किसी बात का मैं विरोध नहीं कर पाती। मुझे पता है कि मेरी किसी बात से अगर वह नाखुश हुआ तो मुझे नौकरी से निकालने में उसे एक पल न लगेगा। ऐसा उसने संकेत भी दिया है। वह गंदे चुटकुले सुनाता और खुद ही उन पर जोर जोर से हंसता है। अपने भूतकाल की सत्य सत्य कहानियां ऐसे सुनाता है जैसे उसने अपने जीवन में बहुत महान कार्य किए हैं और उसके कार्यों में अच्छे संदेश निहित हैं। मेरे मन में उसके प्रति कोई लगाव या चाहत नहीं है। वह स्वयं मेरे पीछे पागल है। मेरे मन में उसके प्रति कोई कोमल भाव नहीं है। वो कहीं से मुझे अपना नहीं लगता। मेरी हंसी और खुलेपन से उसे गलतफहमी हो गई है। तभी तो एक दिन बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। शायद मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरे घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। घर में 3 बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। घर के पास ही गली में पिताजी की किराने की दुकान है। बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती है। बीए करने के बाद इस दफ्तर में पहली अस्थायी नौकरी लगी है। अस्थायी ही सही, परंतु आर्थिक दृष्टि से मेरे परिवार को कुछ संबल मिल रहा है। अभी तो पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी। ऐसे में काम छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। मन को कड़ा करके सोचा कि नागेश कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। मैं उससे बचकर रहूंगी। ऊपरी तौर पर दोस्ती स्वीकार कर लूंगी तो कुछ बुरा नहीं है। अतः मैंने हाँ कह दिया। उसने तुरंत मेरा दायां हाथ लपक लिया और दोस्ती के नाम पर सहलाने लगा। उसने जब जोर से मेरी हथेली दबाई तो मैंने उफ करके खींच लिया। वह हा हा करके हंस पड़ा, जैसे पौराणिक कथाओं का कोई दैत्य हंस रहा हो। बहुत कोमल हाथ है, वो मस्त होता हुआ बोला तो मैं सिहर कर रह गई। दूसरी तरफ अनुराग है, शांत और शिष्ट। हम साथ काम करते हैं, परंतु आज तक उसने कभी मेरा हाथ तक छूने की कोशिश नहीं की। वो केवल प्यारी प्यारी बातें करता है। दिल ही दिल में मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। कुछ ऐसे ही भाव उसके भी मन में है। हम दोनों ने अभी तक इन्हें शब्दों का रूप नहीं दिया है। उसकी आवश्यकता भी नहीं है।
जब दो दिल खामोशी से एक दूसरे के मन की बात कह देते हैं तो मुंह खोलने की क्या जरूरत। हमारे प्यार के बीच में नागेश रूपी महिषासुर न जाने कहां से आ गया। मुझे उसे झेलना ही है, जब तक इस दफ्तर में नौकरी करनी है। उसकी हर ज्यादती मैं अनुराग से बता भी नहीं सकती, उसके दिल को चोट पहुंचेगी। नागेश के कमरे से वापस आने पर मैं हमेशा अनुराग के सामने हंसती मुस्कुराती रहती थी, जिससे उसको कोई शक न हो। ये तो मेरा दिल ही जानता था कि नागेश कितनी गंदी बातें मुझसे करता था। अनुराग मुझसे पूछता भी था कि नागेश क्या बातें करता है, क्या काम करवाता है, परंतु मैं उसे इधर उधर की बातें बताकर संतुष्ट कर देती। वो फिर ज्यादा नहीं पूछता। मुझे लगता अनुराग मेरी बातों से संतुष्ट तो नहीं है, पर वह किसी बात को तोड़ देने का आदी भी नहीं था। अब धीरे धीरे मैं समझने लगी हूँ कि दो पुरुषों को संभाल पाना किसी नारी के लिए संभव नहीं है। नागेश को मेरी भावनाओं या भलाई से कुछ लेना देना नहीं। वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए मुझे अपने सामने बिठा कर रखता है। मुझे उसकी नीयत पर शक है। हठात एक दिन बोला, मेरे घर चलोगी? पास में ही है, बहुत अच्छा सजा रखा है। कोई औरत भी इतना अच्छा घर नहीं सजा सकती। तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। मैं वाकई दंग रह गई। उसका मुंह ताकती रही, क्या कह रहा है। उसकी आंखों में वासना के लाल डोरे तैर रहे थे। मैं अंदर तक कांप गई। उसकी बात का जवाब नहीं दिया। बोलो, चलोगी ना? मैं अकेला रहता हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है, वो अधिकारपूर्ण बोला। मैंने टालने के लिए कह दिया, सर, कभी मौका आया तो चलूंगी। वो एक मूर्ख दैत्य की तरह हंस पड़ा।